नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी फिलॉसफी सीरीज़ की एक नए एपिसोड में। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा था तो हमने सिमुलेशन आर्गुमेंट के ज़रिए ये सवाल पूछा था कि क्या हमारी पूरी रियलिटी सिर्फ एक सिमुलेशन हो सकती है। लेकिन आज हम उससे भी ज़्यादा गहरे और ज़्यादा खतरनाक सवाल की बात करने वाले हैं। क्या सही और गलत जैसी कोई चीज़ वास्तव में होती भी है, या फिर ये सिर्फ इंसानों के बनाए हुए नियम, भावनाएं और सामाजिक समझौते हैं। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं कि हत्या करना गलत है, तो क्या ये उतना ही सच्चा तथ्य है जितना कि पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर घूमने की बात है, या सिर्फ हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं का परिणाम है। आज की इस ऑडियो बुक में हम फिलॉसफी की दो सबसे बड़ी विचारधाराओं पर बात करेंगे, मॉरल रियलिज्म और मॉरल एंटी रियलिज्म। हम जानेंगे कि कुछ दार्शनिक क्यों मानते हैं कि नैतिकता ब्रह्मांड का एक वस्तुनिष्ठ सत्य है, और कुछ क्यों कहते हैं कि सही और गलत जैसी कोई चीज़ वास्तव में होती ही नहीं। यकीन मानिए, अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक ध्यान से सुना तो हो सकता है उसके बाद आप किसी भी नैतिक मुद्दे को पहली तरह कभी देख ही ना पाए, और आपके सोचने का तरीका, तर्क करने का तरीका और सही गलत को समझने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अगर आपको फिलॉसफी, मनोविज्ञान और गहरे विचारों में रुचि है तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपको ऐसी ही गहरी और सोच बदल देने वाली फिलॉसफी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे विषयों पर चर्चा करना और सुनना पसंद है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफ़र और जानते हैं कि क्या नैतिकता वास्तव में ब्रह्मांड का नियम है या सिर्फ हम इंसानों द्वारा बनाई हुई एक कहानी है। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए रुकिए और अपने सामने रखे हुए पानी के गिलास के बारे में सोचिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी क्या है, तो साधारण है कि विज्ञान बहुत स्पष्ट उत्तर देगा। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र है H2O। चाहे पृथ्वी पर कोई इंसान मौजूद हो या ना हो, चाहे कोई इस तथ्य पर विश्वास करे या ना करे कि पानी की रासायनिक संरचना क्या है, उनके मानने या ना मानने से वो विखंडित या वो अलग नहीं होने वाली है। जो उसका सूत्र है वो वही ही रहेगा, जो उसकी रासायनिक संरचना है वो वही ही रहेगी। इसे प्रयोगशाला में जांचा जा सकता है, दोहराया जा सकता है और दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक अंत में उसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। यानी कि ये एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है जो हमारी राय और भावनाओं पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अब एक दूसरा वाक्य सुनिए, हत्या करना गलत है। पहली नज़र में शायद ये भी उतना ही स्पष्ट और निश्चित लगता है कि शायद आपने मन में तुरंत ये भावना आ जाए कि इसमें सवाल पूछने जैसी बात ही क्या है, हत्या करना गलत है, बस गलत है। लेकिन यहीं से दर्शन शास्त्र की सबसे कठिन यात्रा शुरू होती है और सबसे कठिन प्रश्न यहीं से पूछने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे जानते हैं कि हत्या करना गलत है, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप इसे उतनी ही सिद्धि से या उतनी ही एकाग्रता से प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते हैं जैसे कि हमने पानी के रासायनिक सूत्र को सिद्ध किया था? क्या कोई ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जिसमें देखकर ये गलत नाम या कोई ऐसा कण खोज सके जो इसकी पुष्टि कर पाए? क्या कोई ऐसी वैज्ञानिक उपकरण या माप करने की कोई उपकरण, इक्विपमेंट है जो इस बात पे सिद्ध कर पाए कि इसमें, इस कार्य में नैतिकता मौजूद है, या फिर ये केवल हमारे मन की एक गहरी अनुभूति है? ये वो बिंदु है जहां वैज्ञानिक तथ्यों और नैतिक तथ्यों के बीच में अंतर सामने आता है। विज्ञान हमें बता सकता है कि दुनिया कैसी है, लेकिन क्या विज्ञान हमें यह भी बता सकता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, यही अंतर दर्शन शास्त्र में अक्सर दो शब्दों में समझाया जाता है, क्या है और क्या होना चाहिए। मान लीजिए विज्ञान ये बता देता है कि इंसान का स्वभाव कैसा है। मान लो कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी है। ये एक तथ्य हो सकता है, लेकिन क्या इसे इस निष्कर्ष तक हम पहुंचा सकते हैं कि इंसानों को स्वार्थी ही होना चाहिए? जरूरी नहीं।
इसी तरह अगर विज्ञान ये बता दे कि हिंसा इतिहास का एक सामान्य हिस्सा रही है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि हिंसा नैतिक रूप से सही है? बिल्कुल नहीं। यानी केवल ये जान लेना कि दुनिया कैसी है अपने आप ये नहीं बताता कि हमें दुनिया कैसे जीनी चाहिए। और यही वो जगह है जहां नैतिक दर्शन की शुरुआत होती है। अब अगला प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। क्या सही और गलत जैसी चीजें ब्रह्मांड में वास्तव में मौजूद भी है? क्या वे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, प्रकाश या गणित की तरह हमारे विश्वास की तरह स्वतंत्र है? या फिर सही और गलत केवल ऐसे विचार है जिन्हें मनुष्यों ने समाज को व्यवस्थित रखने के लिए बनाया है? अगर कल पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो जाए तो क्या हत्या गलत है ये बात भी सच रहेगी? या फिर नैतिकता की मनुष्य के साथ समाप्त हो जाएगी? यही वो प्रश्न है जिससे सदियों से फिलोसफरों ने अलग अलग तरह से विभाजित किया है। एक पक्ष कहता है कि नैतिक सत्य वास्तव में मौजूद है, वे हमारी राय से नहीं बदलते, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि नैतिकता कोई ब्रह्मांडीय सत्य नहीं बल्कि मानव मन, संस्कृति, भाषा और भावनाओं की संरचना है। और अगर ऐसा है तो फिर सही और गलत के बारे में हमारी पूरी समझ या हमारी पूरी सोच वो फिर गलत है। हमें इस पूरी समझ को नए सिरे से देखना पड़ेगा। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं दो विचारधाराओं को आमने सामने खड़े होकर देखने वाले हैं। एक और है मॉरल रियलिज्म जो कहता है कि नैतिक सत्य वास्तव में अस्तित्व में रखते हैं। दूसरा है मॉरल एंटी रियलिज्म जो इस दावे को ही चुनौती देता है। आज हम दर्शन शास्त्र के सबसे ज्यादा खतरनाक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। व्हाट इज मोरालिटी? अब इससे पहले कि हम मॉरल रियलिज्म और मॉरल एंटी रियलिज्म के बहस में उतरे, एक बहुत बुनियादी प्रश्न का उत्तर समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मॉरलिटी यानी कि नैतिकता होती क्या है। हम सभी बचपन से ये सुनते हुए बड़े होते हैं कि सच बोलना अच्छा है, चोरी करना गलत है, दूसरों की मदद करनी चाहिए और निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन क्या यही नैतिकता है या नैतिकता इससे भी कहीं अधिक गहरी चीज है? पहली नजर में हमें लगता है कि नैतिकता सिर्फ कुछ नियमों का समूह है जो हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो पता चलता है कि यह प्रश्न इतना सरल नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में पहले से कई ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद है जो हमें नियम देती है, जैसे कानून, धर्म, संस्कृति और समाज की परंपराएं। तो फिर नैतिकता इन सब से अलग कैसे है? सबसे पहले बात करते हैं कानून की। कानून वो व्यवस्था है जिसे किसी राज्य या सरकार द्वारा बनाया जाता है। अगर आप कानून तोड़ते हैं तो आपको दंड मिल सकता है, लेकिन क्या हर कानूनी चीज नैतिक भी होती है? इसका इतिहास भी उत्तर नहीं दे पाता है। ऐसे कई समय रहे हैं जब दास प्रथा पूरी तरह कानूनी थी। कई देशों में नस्लीय भेदभाव भी कानूनी हिस्सा रहा था, लेकिन क्या केवल इसलिए कि वे नैतिक थे? शायद नहीं। यानी कोई चीज कानूनी हो सकती है फिर भी नैतिक रूप से गलत हो सकती है। अब धर्म की बात करते हैं। लगभग हर धर्म अपने अनुयायियों को जीवन देने का नियम देता है, लेकिन दुनिया में अनेक धर्म है और कई बार उन्हें नैतिक नियम के एक दूसरे से अलग होते हुए हमने देखा है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न उठता है कि अगर दो धार्मिक परंपराएं किसी एक ही विषय पर अलग अलग निष्कर्ष दे तो सही कौन सी है? क्या नैतिकता केवल धार्मिक आदेशों पर निर्भर करती है या उससे भी कोई आधार मौजूद है? अब संस्कृति को ही देखिए। हर समाज की अपनी परंपराएं होती है जो व्यवहार और संस्कृति में सामान्य रूप से मानी जाती है। वहीं किसी दूसरी संस्कृति में अनुचित उसी चीज को समझा जाता है। समय के साथ संस्कृति भी बदलती रहती है, यानी संस्कृति भी स्थिर नहीं है। अब एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए जहां कानून किसी काम की अनुमति देता है और धर्म उसे गलत कहता है और समाज उसे पूरी तरह सामान्य मानता है। तब आप किसकी बात मानेंगे? यहीं पर नैतिकता का वास्तविक प्रश्न शुरू होता है, क्योंकि नैतिकता केवल ये नहीं पूछती कि लोग क्या कर रहे हैं,
वो ये पूछती है कि लोगों को क्या करना चाहिए। यही अंतर सबसे महत्वपूर्ण है। दर्शन शास्त्र में इसे नॉर्मेटिव रूल्स यानी ऐसे सिद्धांत कहा जाता है जो हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, क्या ये नियम हमारी बनाई हुई परंपराएं हैं या सिर्फ किसी वस्तुनिष्ठ या वास्तविक नैतिक सत्य की ओर संकेत करती है। यहीं से मॉरल फैक्ट्स यानी नैतिक तथ्यों की अवधारणा सामने आती है। अगर वास्तव में नैतिक तथा और नैतिक तथ्य मौजूद है तो जब हम कहते हैं कि निर्दोष व्यक्ति को यातना देना गलत है तो हम केवल अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहे होते, हम वास्तव में दुनिया के बारे में एक तथ्य बता रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसे नैतिक तथा अस्तित्व में है ही नहीं तो फिर हमारे नैतिक वाक्य केवल व्यक्ति भावनाएं, सामाजिक समझौते या सांस्कृतिक परंपराएं बनकर रह जाती है। यही वो प्रश्न है जिस पर आगे हम पूरी बहस को करने वाले हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि नैतिकता केवल नियमों की सूची नहीं है, यह उससे भी कहीं अधिक गहरा दावा भी कर सकती है। ये केवल ये नहीं बताती कि हमें जीना कैसे चाहिए, बल्कि ये भी दावा कर सकती है कि वास्तविकता में सही और गलत जैसी कोई वस्तुनिष्ठ सच्चाई मौजूद ही नहीं है। और यही प्रश्न हमें सीधे मॉरल रियलिज्म और मॉरल एंटी रियलिज्म की सबसे महत्वपूर्ण बहस तक ले जाता है। अब तक हमने समझा कि नैतिकता केवल नियमों की सूची नहीं है, वो ये दावा भी कर सकती है कि सही और गलत वास्तव में अस्तित्व रखते हैं या नहीं। यहीं से हमारी चर्चा का पहला बड़ा पक्ष शुरू होता है, मॉरल रियलिज्म। अगर इसे सबसे सरल शब्दों में समझे तो मॉरल रियलिज्म कहता है कि कुछ नैतिक सत्य वास्तव में मौजूद है। वे केवल हमारी भावनाएं नहीं है, वे केवल समाज द्वारा बनाए गए नियम नहीं है, और वे केवल किसी संस्कृति की पसंद या नापसंद भी नहीं है। वे हमारी राय से स्वतंत्र रूप से सत्य है। एक पल के लिए गणित के बारे में सोचिए। जैसे 2 + 2 4 होते हैं। अगर पूरी दुनिया एक साथ ये कहना शुरू कर दे कि 2 और 2 5 होते हैं तो क्या गणित बदल जाएगा? नहीं, लोगों की राय बदल सकती है लेकिन सत्य नहीं। इसी तरह विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सदियों तक लोग ये मानते रहे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन लोगों के विश्वास से वास्तविकता नहीं बदलती। सत्य वही रहा, चाहे उसे समझने में मनुष्य को हजारों साल लगे। वैसे ही मॉरल रियलिज्म कहते हैं कि नैतिकता भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। जिस प्रकार गणितीय सत्य मनुष्य से स्वतंत्र है और जिस प्रकार प्रकृति के नियम हमारे विश्वास पर निर्भर नहीं करते, उसी प्रकार कुछ नैतिक सत्य भी हमारे विचारों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए यातना सहता है तो वो गलत कार्य है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमें यह पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो वास्तव में गलत है। चाहे पूरी मानव सभ्यता उसे सही घोषित कर दे, फिर भी वो नैतिक रूप से गलत ही रहेगा। यही मॉरल रियलिज्म का सबसे मूल दावा है। ये कहता है कि नैतिकता केवल हमारी पसंद या भावनाओं का विषय नहीं, बल्कि वास्तविकता का भी एक हिस्सा हो सकती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। मॉरल रियलिस्ट ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति को नैतिक सत्य का सही ज्ञान होता है। जिस प्रकार विज्ञान में लोग गलतियाँ करते हैं, गणित में लोग गलत उत्तर देते हैं, उसी तरह नैतिकता में भी मनुष्य भ्रमित हो जाता है। यानी कि हम किसी नैतिक प्रश्न पर गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका सही अस्तित्व ही नहीं है। मान लीजिए किसी समय पूरी दुनिया ये मानती थी कि दास प्रथा सही है। क्या इससे दास प्रथा नैतिक रूप से सही सिद्ध हो गई? मॉरल रियलिस्ट कहेंगे कि नहीं, लोग गलत थे, नैतिक सत्य नहीं। यानी नैतिक प्रगति का अर्थ ही यही है, हम धीरे धीरे उन नैतिक सत्यों को बेहतर ढंग से समझने लगे जो पहले से ही अस्तित्व में थे। अब एक रोचक प्रश्न उठता है कि अगर नैतिक सत्य वास्तव में मौजूद है तो वे आते कहाँ से? यहीं से मॉरल रियलिज्म की भीतर से अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं।
पहला है नेचुरलिज्म। इस दृष्टिकोण के अनुसार नैतिक सत्य प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वे किसी अलौकिक शक्ति पर निर्भर नहीं करते, बल्कि मानव कल्याण, दुख, सुख और जीवन की वास्तविक परिस्थितियों जैसी प्राकृतिक चीजों से जुड़े हुए हो सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है नॉन नेचुरलिज्म। यह मानता है कि नैतिक सत्य वास्तव में मौजूद तो है, लेकिन वे किसी भौतिक या प्राकृतिक वस्तु की तरह नहीं है। जैसे हम संख्या 2 को छू नहीं सकते, फिर भी उसका जो अस्तित्व है उसको हम स्वीकार करते हैं। वैसे ही नैतिक सत्य भी वास्तव में होते हैं, भले ही वे किसी प्रयोगशाला में दिखाई न दे। और तीसरा दृष्टिकोण है डिवाइन कमांड थ्योरी। इसके अनुसार कि कोई कार्य इसलिए सही या गलत है क्योंकि ईश्वर ने उसे वैसा निर्धारित किया है, यानी नैतिकता का अंतिम आधार ईश्वर की इच्छा है। हालांकि इन तीनों विचारों पर कई समय से कई तरह के मतभेद रहे हैं, लेकिन एक बात पर ये सभी सहमत भी होते हैं कि नैतिक सत्य केवल हमारी राय नहीं है, वे किसी न किसी रूप से वास्तविकता का हिस्सा रही है। और अब हम इस पूरे विचार को एक अंतिम प्रश्न पर रखकर परखेंगे तो हमें ये जवाब मिलेगा। कल्पना कीजिए आज पूरी दुनिया एक साथ ये घोषणा कर दे कि हत्या करना बिल्कुल सही है। हर सरकार, हर समाज, हर विद्यालय, हर धर्म और हर व्यक्ति यही कहने लगे कि हत्या नैतिक रूप से उचित है। तो क्या उसी क्षण हत्या सही हो जाएगी, या फिर पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन नैतिक सत्य फिर भी सत्य ही रहेगा? अगर आपका उत्तर है कि नहीं, हत्या तब भी गलत ही रहेगी, तो शायद आपकी सोच, चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं, मॉरल रियलिज्म के बहुत करीब खड़ी हुई है। लेकिन क्या वास्तव में नैतिक सत्य हमारी राय की ओर स्वतंत्र होते हैं, या ये केवल एक गहरी मानवीय अनुभूति होती है? यहीं से अब कहानी का दूसरा पक्ष शुरू होता है, जिसे हमने कहा है मॉरल एंटी रियलिज्म। दोस्तों, अब तक हमने मॉरल रियलिज्म का पक्ष समझा। वो कहता है कि सही और गलत जैसी नैतिक सच्चाइयां वास्तव में मौजूद है, चाहे कोई उन्हें माने या ना माने। लेकिन अब हम इस बहस को दूसरे पक्ष की ओर समझने की कोशिश करते हैं, मॉरल एंटी रियलिज्म। और यहाँ सबसे पहली बात और ज़रूरी बात समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि मॉरल एंटी रियलिज्म कोई एक सिद्धांत नहीं है, ये कोई विचारधारा भी नहीं है जहाँ सभी दार्शनिक एक ही बात कहते हो, बल्कि इसे एक अम्ब्रेला यानी कि छतरी की तरह समझना होगा। जिस प्रकार एक छतरी के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं, यानी कि एक छत भी हम मान सकते हैं, एक छत के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं, उसी प्रकार मॉरल एंटी रियलिज्म के अंतर्गत कई अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोण आते हैं। इन सभी के अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, लेकिन एक बात पे वे लगभग सहमत होते हैं कि नैतिक सत्य मनुष्य से स्वतंत्र वास्तविकताएं नहीं मानती। यानी कि यहीं पर मॉरल रियलिज्म और मॉरल एंटी रियलिज्म के बीच में सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। मॉरल रियलिस्ट कहते हैं कि जब हम निर्दोष व्यक्ति को यातना देना गलत है तो हम वास्तविकता के बारे में एक वस्तुनिष्ठ सत्य बता रहे हैं। लेकिन मॉरल एंटी रियलिस्ट पूछते हैं कि क्या सचमुच, क्या वास्तव में ब्रह्मांड के किसी कोने में गलत नाम की कोई चीज मौजूद भी है, या फिर ये केवल मनुष्य के सोचने का एक तरीका है? उनके अनुसार नैतिकता का संबंध किसी बाहरी स्वतंत्र वास्तविकता से नहीं, बल्कि मनुष्य के मन, उसकी भावनाओं, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसके सामाजिक जीवन से होती है। यानी कि नैतिकता माइंड डिपेंडेंट यानी मन पर निर्भर होती है। इस अंतर को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। ये एक वस्तुनिष्ठ सत्य है। अगर कमरे में मौजूद सभी लोग बाहर चले जाएं, तब भी तापमान 25 डिग्री ही रहेगा। लेकिन अब मान लीजिए मैं कहूं कि ये कमरा बहुत सुंदर है और कोई व्यक्ति कहे कि ये कमरा बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, तो यहां सुंदरता कहाँ है? क्या वो कमरे के भीतर
मौजूद वस्तुओं में है, या फिर ये देखने वाले के मन में उत्पन्न होने वाले अनुभव से है। दोस्तों, मॉरल एंटी रियलिस्ट कहते हैं कि नैतिकता भी शायद इसी प्रकार की हो सकती है, अर्थात सही और गलत जैसी बातें वास्तव में दुनिया के भीतर स्वतंत्र रूप से मौजूद ही नहीं है, बल्कि बेमनुष्य के अनुभव, भावनाओं और सामाजिक जीवन से उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि सभी एंटी रियलिस्ट एक जैसी बात नहीं कहते। यही कारण है कि इसे हमने पहले देखो अम्ब्रेला यानी एक छत के रूप में यानी एक छाते के रूप में समझने को कहा था। इसके अंतर्गत कई अलग अलग विचारधाराएं आती है, जैसे एरर थ्योरी, जो कहती है कि हम नैतिक बात क्या जब बोलते हैं तो हम वस्तुनिष्ठ नैतिक तथ्यों की बात करने की ओर कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे तथ्य वास्तव में होते ही नहीं। दूसरी ओर एक्सप्रेसिज्म, जो मानता है कि नैतिक वाक्य किसी तथ्य का वर्णन ही नहीं करते, बल्कि हमारी भावनाओं, स्वीकृति और अस्वीकृति को व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ रिलेटिविज्म कहता है कि नैतिकता अलग अलग संस्कृतियों और समाजों के अनुसार बदल सकती है। और सब्जेक्टिज्म की बात करें तो सब्जेक्टिज्म कहता है कि नैतिक निर्णय अंततः व्यक्ति की अपनी मान्यताओं और उनकी दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। ध्यान दीजिए, इन सभी विचारों में मतभेद है, लेकिन इनका साझा आधार यही है कि वे नैतिकता को मनुष्य की स्वतंत्र सार्वभौमिक वास्तविकता मानने के प्रति संदेह व्यक्त कर रहे हैं। यही कारण है कि मॉरल एंटी रियलिज्म केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि कई दार्शनिक दृष्टिकोणों का एक व्यापक परिवार है। और अब हमारी यात्रा इसी परिवार के दो सबसे प्रभावशाली और चर्चित विचारों की ओर बढ़ेगी। सबसे पहले एरर थ्योरी, जिसने ये दावा किया कि संभव है हमारी पूरी नैतिक भाषा ही एक मूलभूत भ्रम पर आधारित हो। और उसके बाद एक्सप्रेसिज्म, जो नैतिकता को देखने का एक बिल्कुल अलग और अप्रत्याशित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सबसे पहले बात करते हैं एरर थ्योरी की। अब हम मॉरल एंटी रियलिज्म के सबसे प्रभावशाली और शायद सबसे विवादास्पद सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, एरर थ्योरी। इस विचार को सबसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था। एक ऑस्ट्रेलिया के फिलोसोफर थे J.L. मैकी। उन्होंने विशेष रूप से अपनी एक फेमस बुक एथिक्स इन्वेंटिंग राइट एंड रॉन्ग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैकी ने इस बुक में दावा किया था कि आज भी दर्शन शास्त्र में उसका कोई खंडन नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा था कि जब भी हम किसी नैतिक वाक्य को बोलते हैं, हम एक मूलभूत गलती कर रहे होते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि नैतिक बातें गलत हैं और सही है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी नैतिक भाषा ही एक भ्रम पर आधारित है। पहली बार सुनने में ये बात बेहद अजीब सी लगती है, लेकिन जब हम इसे धीरे से समझते हैं तो हम इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है हत्या करना गलत है। सामान्य रूप से हमें लगता है कि वो व्यक्ति दुनिया के बारे में एक वास्तविक तथ्य बता रहा है, लेकिन मैकी कहते हैं कि यदि सबसे बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि जब हम कहते हैं हत्या गलत है तो हम ये मानकर चलते हैं कि इस संसार में वास्तव में गलत होना नाम का कोई गुण मौजूद है। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी वस्तु का रंग, उसका आकार या उसका द्रव्यमान होना। लेकिन मैकी के अनुसार ऐसी कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक विशेषता वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है, यानी कि हम जिस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं वो वहाँ है ही नहीं, लेकिन हमारे नैतिक कथन वास्तविकता का सही वर्णन नहीं करते। यही कारण है कि इस सिद्धांत का नाम एरर थ्योरी पड़ा, क्योंकि इसके अनुसार हमारी नैतिक भाषा एक मूलभूत त्रुटि पर आधारित है। अब प्रश्न उठता है कि मैकी ऐसा क्यों सोचते थे। उन्होंने इसके समर्थन में दो बहुत प्रसिद्ध तर्क दिए। पहला है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम क्वेरनेस। क्वेरनेस अर्थात यहाँ अजीब, असाधारण या अत्यंत विचित्र है। मैकी कहते हैं कि अगर वास्तुनिष्ठ नैतिक गुण वास्तव में मौजूद हो तो वे पूरे ब्रह्मांड में सबसे विचित्र चीजें हुई। जरा सोचिए, किसी फूल का लाल होना हमें समझ आता है,
या किसी पत्थर का भारी होना भी हमें समझ आता है। इन सभी गुणों को हम किसी न किसी रूप में देख लेते हैं या माप लेते हैं। लेकिन किसी कार्य में अच्छाई या बुराई आखिर किस अर्थ में मौजूद होगी? क्या अच्छाई कोई ऐसा कण है जिसे माइक्रोस्कोप में देखा जा सके? या गलत होना कोई ऐसी ऊर्जा है या कोई ऐसी भौतिक गुण है? अगर नहीं, तो ये किस प्रकार रियल हो सकती है? मैकी कहता है कि यदि नैतिक गुण वास्तव में मौजूद होते तो वे सामान्य प्राकृतिक रूप से बिल्कुल अलग होते। इतना ही नहीं, वे केवल मौजूद ही नहीं होते बल्कि वे हमें अपने आसपास या वे हमें अपने आप में प्रेरित भी करते हैं। अगर किसी कार्य में अच्छाई नाम का गुण है तो उसे देखकर हर व्यक्ति के भीतर अपने आप उसे करने की प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए, और अगर किसी कार्य में बुराई है तो हर व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उसे दूर भागना चाहिए। मैकी के अनुसार ऐसी विशेषताएं किसी जादुई शक्ति सी प्रतीत होती है। ना वे भौतिक है, ना वैज्ञानिक, ना सही रूप से दिखाई देती है, और ना ही हमें उनके अस्तित्व का कोई स्वतंत्र प्रमाण मिलता है। इसलिए उनका निष्कर्ष था कि ऐसी रहस्यमय नैतिक विशेषताओं के अस्तित्व को मानने के बजाय ये मान लेना अधिक सरल है कि वे है ही नहीं। अब हम आते हैं दूसरे तर्क की ओर, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिलेटिविटी। मैकी कहते हैं कि अगर वास्तव में वस्तुनिष्ठ नैतिक सत्य मौजूद होते तो दुनिया भर के लोगों में नैतिक मामलों पर इतना गहरा मतभेद होता ही क्यों? इतिहास उठाकर देखिए, कभी दास प्रथा को सामान्य माना गया, कहीं बहुविवाह स्वीकार किया गया तो कहीं उसे अनैतिक कहा गया। कुछ समाजों में मृत्युदंड न्याय माना गया जबकि दूसरे समाजों में से अमानवीय माना गया। कहीं इच्छा मृत्यु स्वीकृति है तो कहीं पर उसे हत्या के समान माना जाता है। इतने गहरे मतभेद आखिर क्यों है? मैकी का उत्तर था, क्योंकि ये मतभेद किसी वस्तुनिष्ठ नैतिक सत्य की खोज में दिखते ही नहीं। ये अलग अलग समाजों, संस्कृतियों, इतिहास, परिस्थितियों और मानवीय आवश्यकताओं का परिणाम है। यानी नैतिक विश्वास बाहरी वास्तविकता से नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास यानी कि सामाजिक जीवन से उत्पन्न होते हैं, और यही कारण है कि वे जगह जगह बदलते रहते हैं। अब इस पूरे विचार को सबसे चौंकाने वाले परिणाम से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि हत्या करना गलत है तो मैकी ये नहीं कहते कि उस व्यक्ति की भावना नकली है, ना ही वे ये कहते हैं कि उसका दुख या उसकी संवेदना झूठी है। भावनाएं पूरी तरह से वास्तविक होती है। दया वास्तविक हो सकती है, क्रोध भी वास्तविक हो सकता है, घृणा भी वास्तविक हो सकती है। लेकिन उनके अनुसार ये वाक्य दुनिया के बारे में कोई वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं बता रहा। व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य तो बिल्कुल सही है, लेकिन भावनात्मक रूप से ये पूरी तरह ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के स्तर पर यह सत्य बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस नैतिक गुण के अस्तित्व को ये वाक्य मानकर चलता है, ये गुण वास्तव में अस्तित्व रखता ही नहीं। रुको, एक पल के लिए इस विचार को अपने जीवन में उतरने दो। अगर मैकी सही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम कहते हैं ये सही है या ये गलत है तो शायद हम दुनिया के बारे में या कोई दुनिया का तथ्य नहीं बता रहे, बल्कि हम एक ऐसे सत्य की कल्पना कर रहे हैं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं रहता। अब तक हमने एरर थ्योरी को समझा। वो कहती थी कि जब हम नैतिक वाक्य बोलते हैं तो हम एक वस्तुनिष्ठ नैतिक तथ्यों पर दावा करते हैं, लेकिन ऐसे तथ्य वास्तव में अस्तित्व ही नहीं रखते। लेकिन अब हम मॉरल एंटी रियलिज्म के एक और प्रसिद्ध और बेहद रोचक विचार की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सप्रेसिज्म। अगर एरर थ्योरी कहती है कि हमारी नैतिक भाषा गलत है तो एक्सप्रेसिज्म कहता है कि नहीं, समस्या भाषा में नहीं, समस्या हमारी समझ में है। हम नैतिक वाक्यों को तथ्य समझ लेते हैं जबकि उनका उद्देश्य तथ्य बताना होता ही नहीं। इस विचार को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख फिलोसोफर है एजे एयर और सीएल स्टीवेंस। इन दोनों का मानना था कि जब हम कोई नैतिक वाक्य बोलते हैं तो हम दुनिया के बारे में कोई तथ्य नहीं बता रहे होते। हम अपने भीतर की भावनाएं, स्वकृति, अस्वीकृति और दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे होते हैं।
इसे एक और सरल उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है कि हत्या करना गलत है। पहली नज़र में ये एक तथ्य जैसा लगता है, ये यानी कि एक फैक्ट जैसा लगता है। लेकिन एक्सप्रेसिविस्ट कहेंगे कि असल में इस वाक्य का अर्थ कुछ ऐसा है, हत्या, उफ, बिल्कुल नहीं, या मुझे हत्या से गहरी असहमति है। यानी ये कोई वैज्ञानिक दावा नहीं बल्कि एक भावनात्मक प्रक्रिया है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति को अचानक कोई बहुत बुरी खबर मिलती है तो वो कहता है, ओह नहीं। क्या ये कोई तथ्य है? नहीं, ये उसकी भावना की अभिव्यक्ति है। इसी तरह जब हम कहते हैं ये गलत है तो शायद हम अपने नैतिक भावना व्यक्त कर रहे होते। अब एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मैं कहूँ चोरी करना गलत है तो एक एक्सप्रेसिविस्ट कहेंगे कि इसका वास्तविक अर्थ ये है कि नहीं, दुनिया में गलत होना नाम की कोई गुण मौजूद ही नहीं है। इसका अर्थ अधिक ढंग से कुछ ऐसा कहना होगा कि मुझे चोरी पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी ये पसंद ना हो। यानी नैतिक भाषा केवल भावनाएं व्यक्त नहीं करती, वो दूसरे लोगों को प्रभावित करने की भी कोशिश करती है। यहीं पर C.L. स्टीवेंस ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नैतिक भाषा केवल अपनी भावना व्यक्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि प्रेरित करने का भी माध्यम है। जब कोई कहता है झूठ बोलना गलत है तो वो केवल अपनी राय नहीं बता रहा होता, वो सामने वाले को उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर रहा होता है। यानी नैतिक भाषा में एक प्रकार का प्रभाव डालने वाला तत्व मौजूद तो होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो नैतिक बहसें केवल तथ्यों की बहस नहीं रह जाती, वे भावनाओं, मूल्यों और लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया बन जाती है। अब जरा अपने दैनिक जीवन पर ध्यान दीजिए। जब माता पिता बच्चे से कहते हैं कि झूठ मत बोलो, तो क्या वे कोई वैज्ञानिक तथ्य बता रहे होते हैं? नहीं, वे एक मूल्य सिखा रहे होते हैं। जब समाज कहता है कि कमजोरों की मदद करनी चाहिए, तो वो किसी प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे होते, वो एक सामाजिक आदर्श को आगे बढ़ा रहे होते हैं। यही कारण है कि एक्सप्रेसिविस्ट मानते हैं कि नैतिक भाषा का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज में सामंजस्य, सहयोग और व्यवहार का समन्वय बनाना है। अगर हर व्यक्ति केवल अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे तो समाज लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए भाषा के माध्यम से हम अपने नैतिक दृष्टिकोण साझा करते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे सामाजिक नियम विकसित करते हैं। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भावनाएं महत्वहीन है, बल्कि इसके विपरीत भावनाएं ही नैतिक भाषा की आत्मा बन जाती है। यानी कि करुणा, घृणा, सम्मान, क्रोध, सहानुभूति, यही वे शक्तियां हैं जो हमारे नैतिक निर्णयों को जन्म देती है। लेकिन इनमें से कोई भी दुनिया के बारे में वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं बन जाता। अब यहाँ एक छोटा सा दार्शनिक तथ्य यानी कि दार्शनिक शब्द सामने आता है, ट्रूथ एप्ट। पहली बार सुनने में ये शब्द कठिन लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। कोई भी वाक्य ट्रूथ एप्ट तब कहता है जब उसके बारे में ये पूछा जा सके कि क्या ये सत्य है या असत्य है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये एक ट्रूथ एप्ट वाक्य है क्योंकि इसे जांचा जा सकता है। ये या तो सही होगा या तो गलत। लेकिन अगर मैं कहूँ वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये कोई तथ्य नहीं है बल्कि ये एक अनुभव की अभिव्यक्ति है। इसे वैज्ञानिक रूप से सत्य या असत्य घोषित किया ही नहीं जा सकता। यहीं पर एक्सप्रेसिविस्ट कहते हैं कि अधिकांश नैतिक वाक्य भी इसी प्रकार के होते हैं। वे ट्रूथ एप्ट होते ही नहीं, उनका उद्देश्य सत्य या असत्य होता ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, मूल्यों और सामाजिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करना है। अब एक पल के लिए रुकिए। अगर ये सिद्धांत सही है तो जब दो लोग नैतिक बहस कर रहे होते हैं, क्या वे वास्तव में किसी वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज कर रहे होते या केवल अपनी अपनी भावनाओं, अपनी पसंद और अपने मूल्यों की एक दूसरे के बारे में या एक दूसरे के सामने रखने की कोशिश कर रहे होते? अब तक हमने मॉरल एंटी रियलिज्म के दो सबसे प्रभावशाली रूपों को समझा, जिसमें एरर थ्योरी थी। एरर थ्योरी कहती है कि वस्तुनिष्ठ नैतिक तथ्य ही होते नहीं, और एक्सप्रेसिविज्म कहता है कि नैतिक वाक्य किसी तथ्य का वर्णन नहीं करते बल्कि हमारी भावनाओं और स्वीकृति अस्वीकृति को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन
अब हम उस सवाल पर पहुंचते हैं जहां पूरी बहस सबसे ज़्यादा असहज यानी कि अनकंफर्टेबल हो जाती है। यही वो जगह है जहां मॉरल एंटी रियलिस्ट और रियलिस्ट दोनों सबसे कठिन प्रश्न पूछते हैं। जरा सोचिए, अगर नैतिकता सिर्फ हमारी भावनाएं हैं, अगर सही और गलत जैसी कोई वस्तुनिष्ठ चीज़ है ही नहीं, तो फिर हम इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं के बारे में क्या कहेंगे? जनसंहार, गुलामी, बलात्कार, बच्चों के साथ अत्याचार, क्या वे सब चीज़ें वास्तव में गलत है, या हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें यह पसंद नहीं है? यहीं से ये बहस बेहद असुविधाजनक हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, दूसरा कहता है कि मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं। क्या इनमें कोई वस्तुनिष्ठ रूप से सही या गलत है? नहीं, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद का मामला है। अब कल्पना कीजिए कोई कहे कि मुझे जनसंहार पसंद है। अगर एक्सप्रेसिज्म जो बिल्कुल सख्ती से लागू होता है, तो क्या ये भी सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद बनकर रह जाएगी? हम कहेंगे मुझे नहीं पसंद, वो कहेगा मुझे पसंद है, और बहस वहीं समाप्त। यहीं पर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पिज़्ज़ा और जनसंहार को एक ही श्रेणी में रखना लगभग असंभव लगता है। एक भोजन की पसंद है, दूसरा लाखों निर्दोषों की हत्या करना। फिर भी अगर नैतिकता केवल भावनाएं हैं, तो दोनों मूलभूत बातों में अंतर कहाँ से आएगा? अब इतिहास की ओर चलते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति कहे हिटलर ने जो किया मुझे तो सही लगता है। अगर कोई वस्तुनिष्ठ नैतिक सत्य नहीं है, तो क्या हम उसे केवल इतना ही कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारी राय पसंद नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि तुम वस्तुनिष्ठ रूप से गलत हो? यही प्रश्न जो मॉरल एंटी रियलिस्ट को सबसे कठिन स्थिति में ला देता है, क्योंकि अधिकांश लोग केवल ये दावा नहीं कहना चाहते कि मुझे नरसंहार पसंद नहीं, वे कहना चाहते हैं कि नरसंहार गलत है, चाहे कोई भी उसके बारे में कुछ भी क्यों ना सोचे। और यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। जब थोड़ा सा हल्का लेकिन गहरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए दो दोस्त बहस कर रहे हैं। पहला कहता है कि मुझे पाइनएप्पल वाला पिज़्ज़ा पसंद है, दूसरा कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दोनों हंसते हैं, बहस खत्म। लेकिन अगर पहला कहे मुझे बच्चों पर अत्याचार करना ठीक लगता है, तो क्या दूसरा केवल मुस्कुराकर कहेगा चलो हमारी पसंद अलग अलग है? बिल्कुल नहीं। यही हमें महसूस होता है कि नैतिक प्रश्न केवल स्वाद या पसंद के प्रश्न नहीं हो सकते। यही कारण है कि मॉरल रियलिस्ट कहते हैं, अगर तुम नैतिक निर्णय को केवल भावना बना दोगे, तो नैतिकता पूरी तरह ढह जाएगी। फिर न्याय का अर्थ नहीं बचेगा, मानव अधिकारों का अर्थ खत्म हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून किस आधार पर कहेंगे कि कोई युद्ध अपराध है? हम किसी तानाशाह को क्यों कहेंगे कि वो गलत है? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें उसका व्यवहार पसंद नहीं, या इसलिए कि उसने वास्तव में कुछ गलत किया है? यहीं पर रियलिस्ट का सबसे शक्तिशाली आक्रमण बन जाता है। वे कहते हैं कि अगर हम स्वीकार कर ले कि जनसंहार, गुलामी और बलात्कार केवल व्यक्तिगत राय के विषय है, तो फिर हम अत्याचार की आलोचना करने का नैतिक अधिकार खो बैठेंगे। हम केवल अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, लेकिन ये नहीं कह पाएंगे कि अत्याचारी वस्तुनिष्ठ रूप से गलत है। दूसरी ओर एंटी रियलिस्ट भी इतनी आसानी से हार नहीं मानते। वे कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि किसी विचार के परिणाम हमें असुविधाजनक लगते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि विचार झूठा है। हो सकता है वास्तविकता वैसी ही हो जैसी हमें पसंद नहीं। सत्य हमेशा आरामदायक नहीं होता। अगर ब्रह्मांड ने हमें वस्तुनिष्ठ नैतिक तथ्य नहीं दिए हैं, तो वे केवल हमारी इच्छा से पैदा नहीं हो जाएंगे। यानी कि हम किसी सिद्धांत को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उसके निष्कर्ष हमें परेशान कर देते हैं। यही ये बहस अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच जाती है। एक तरफ नैतिक ईमानदारी है जो कहती है जहां प्रमाण नहीं वहां वस्तुनिष्ठ नैतिकता मत मानो। दूसरी तरफ हमारी गहरी नैतिक अनुभूति है जो कहती है कुछ चीज़ें हर हाल में गलत होती है, चाहे पूरी दुनिया उन्हें सही मान ले। और अब ऐसा लगता है कि हमारे सामने केवल दो रास्ते बचे हैं,
अगर हम कहते हैं कि जनसंहार, गुलामी और बच्चों पर अत्याचार केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं हो सकते, तो हमें किसी न किसी रूप से वस्तुनिष्ठ नैतिकता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर हम वस्तुनिष्ठ नैतिकता स्वीकार नहीं करते, तो हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि नैतिक असहमति कम से कम दार्शनिक स्तर पर शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है। रुको, यही वो बिंदु है जहाँ ये बहस केवल फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र की नहीं रह जाती, ये हमारे अपने विवेक की परीक्षा बन जाती है। आखिर हम किस कीमत पर सत्य चाहते हैं? क्या हम ऐसी दुनिया स्वीकार कर सकते हैं जहाँ नैतिकता सिर्फ भावनाओं की अभिव्यक्ति हो, या फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं सही और गलत वास्तव में मौजूद है? अब तक हमने इन बहस के दोनों पक्षों को सुना। एक और मॉरल रियलिज्म जो कहता है कि सही और गलत वास्तव में अस्तित्व रखते हैं। दूसरी ओर था मॉरल एंटी रियलिज्म जो कहता है कि नैतिकता या हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का कोई स्रोत नहीं है, ये सारी हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है या हमारी भाषा की बस एक मूलभूत समझ है या तो मूलभूत भूल है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर नैतिकता केवल भावनाएं या सामाजिक निर्माण है, तो अपराध करने वाले के बाद उसे अपराध बोध यानी गिल्ट इतना रियलिस्टिक सच्चा क्यों महसूस होता है? सोचिए, मान लीजिए आपने किसी अपने से झूठ बोला, कोई आपको पकड़ता भी नहीं, कोई सजा भी नहीं देता, फिर भी रात को सोते समय भीतर एक बेचैनी होती है, मन बार बार उसी घटना की ओर लौटता है। ऐसा क्यों? अगर नैतिकता सिर्फ एक सामाजिक नियम है, तो फिर ये भीतर की आवाज कहाँ से आ रही है? यहीं पर साइकोलॉजी एक अलग तरह का उत्तर देती है। वो कहती है कि हो सकता है गिल्ट किसी वस्तुनिष्ठ नैतिक सत्य का प्रमाण ना हो, बल्कि ये एक लाखों वर्षों की विकसित देन है। कल्पना कीजिए, हमारे पूर्वज छोटे छोटे समूहों में रहते थे। उनका जीवित रहना अकेले संभव ही नहीं था। उन्हें सहयोग करना पड़ता था, एक दूसरे पर भरोसा करना पड़ता था, भोजन बांटना पड़ता था, बच्चों की रक्षा करनी पड़ती थी। अगर कोई व्यक्ति लगातार धोखा देता, झूठ बोलता या केवल अपने बारे में सोचता, तो धीरे धीरे पूरा समूह उससे दूरी बना लेता। ऐसे व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना भी कम हो जाती। यानी सहयोग करने वाले लोग अधिक समय तक जीवित रहे और उनकी संतानों ने वही प्रवृत्ति आगे बढ़ाई। इसी प्रक्रिया ने हमारे भीतर सहानुभूति, अपराध बोध और नैतिक संवेदनाएं विकसित बनाई। यानी कि गिल्ट इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड में कोई नैतिक नियम लिखा हुआ है, बल्कि इसलिए कि प्रकृति ने ऐसे भाव विकसित किए जो सामाजिक जीवन को संभव बना रहे थे। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण विचार आता है, रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म। इसका अर्थ है कि आज मैं तुम्हारी मदद करता हूं ताकि कल तुम मेरी मदद कर सको। ये कोई दया नहीं, बल्कि विकास की एक सफल रणनीति भी हो सकती है। ऐसे समाज जहां लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, उनके टिके रहने की संभावना अधिक थी। इसलिए सहयोग धीरे धीरे हमारे व्यवहार का स्वाभाविक हिस्सा बन गया। इसी प्रकार वैज्ञानिक ने मिरर न्यूरॉन्स की और भी अध्ययन किया था। सरल शब्दों में ये मस्तिष्क की ऐसी तंत्रिकाएं या तंत्रिया प्रक्रियाएं होती है जिनकी वजह से हम एक दूसरे की पीड़ा, खुशी को किसी हद तक अपने भीतर महसूस कर पाते हैं। जब हम किसी को रोते हुए देखते हैं तो कई बार हमारी आंखें भी नम हो जाती है। जब कोई हंसता है तो हम भी मुस्कुराने लगते हैं। यानी दूसरों के अनुभवों से जुड़ने की क्षमता हमारे जैविक विकास का हिस्सा हो सकती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो करुणा, दया और अपराध बोध किसी रहस्यमय नैतिक शक्ति के प्रमाण नहीं, बल्कि विकास की उपयोगी उपलब्धि भी साबित हो सकती है। लेकिन यहीं से एक और बड़ा प्रश्न भी जन्म लेता है। अगर नैतिकता केवल विकास और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है, तो फिर मॉरल प्रोग्रेस यानी नैतिक प्रगति का अर्थ क्या होगा? इतिहास को देखिए। एक समय था जब दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में गुलामी सामान्य मानी जा रही थी। लोगों को खरीद कर बेचा जा रहा था। बाद में वही समाज कहने लगे कि ये अमानवीय है। इसी तरह महिलाओं को भी कभी वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था। आज की दुनिया में अधिकांश लोग इसको अन्याय मानते हैं। इसी प्रकार मानव अधिकार जो है वो इस अवधारणा को धीरे धीरे विकसित करते हुए चले गए। आज हम कई ऐसे अधिकारों को स्वाभाविक मानते हैं जिनकी कल्पना कई सदियों पहले की भी नहीं जाती थी।
अब प्रश्न आता है कि क्या ये वास्तव में प्रकृति थी या फिर हमारी पसंद बदल गई। अगर आप एंटी रियलिस्ट हैं तो आप कह सकते हैं कि समाज बदल गया, लोगों की भावनाएं बदल गई, लेकिन नैतिक मान्यताएं भी बदल गई। इसी बात को रियलिस्ट कहेंगे कि नहीं, अगर ये केवल पसंद का बदलाव होता तो हम इतने प्रगति करते ही नहीं। जिस प्रकार फैशन बदलता है उसे प्रगति नहीं कहा जा सकता। आज नीला रंग पसंद है, कल काला पसंद होगा। ये केवल एक चॉइस का परिवर्तन है। लेकिन जब हम कहते हैं कि गुलामी समाप्त होना ही मानवता की प्रगति है, तो हम मानकर चलते हैं कि हम पहले गलत थे और अब हम इस सत्य के निकट पहुंच रहे हैं। यानी प्रगति शब्द का अर्थ तभी बनता है जब कोई सही दिशा में वास्तव में मौजूद हो, और यही उस बहस का सबसे दिलचस्प मोड़ बन जाता है। एक पक्ष कहता है कि नैतिकता हमारी जैविक और सामाजिक यात्रा का परिणाम है। दूसरा पक्ष कहता है नहीं, वो यात्रा हमें धीरे धीरे उन नैतिक सत्यों के करीब लेकर जा रही है जो पहले से अस्तित्व में थी। यहीं पर यह चर्चा एक और गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाने की कोशिश करती है। हो सकता है कि विज्ञान हमें यह समझा दे कि नैतिक भावनाएं क्यों महसूस होती है, लेकिन ये प्रश्न अब भी खुला रह जाता है कि क्या वे भावनाएं किसी वास्तविक नैतिक सत्य की ओर संकेत करती भी है, या वे केवल विकास द्वारा निर्मित एक सफल मानवीय रणनीति है। और शायद यही प्रश्न इस पूरी बहस को, पूरी फिलॉसफी को सबसे गहरी और सबसे जीवंत चर्चाओं की ओर लेके चलता है। दोस्तों, अब इस पूरे सफ़र के बाद मैं चाहता हूं कि हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी ना करें, क्योंकि दर्शन शास्त्र यानी कि ये फिलॉसफी जो है, इसका उद्देश्य हमेशा उत्तर देना नहीं होता। कई बार इसका उद्देश्य केवल इतने गहरे प्रश्न पूछना होता है कि पुराने उत्तर छोटे पड़ जाएं। तो एक आखिरी विचार प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल बाद पृथ्वी पर एक अधिक विकसित एलियन सभ्यता आती है। वे हमसे हर दृष्टि में हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। उनका विज्ञान, उनकी तकनीक, उनकी सभ्यता, उनकी सारी चीज़ें हमसे बहुत एडवांस है, हमसे लाखों वर्ष आगे है। लेकिन उनकी नैतिकता हमारी नैतिकता से बिल्कुल उल्टी है। जहाँ हम करुणा को सबसे बड़ा गुण मानते हैं, वहाँ वे कमजोरी मानते हैं। जहाँ हम समानता को न्याय देते हैं, वहाँ वे केवल शक्ति को न्याय मानते हैं। जहाँ हम निर्दोष के जीवन की रक्षा करने की बात करते हैं, वहाँ वे उसके चयन ना करने की सोच रखते हैं या उसको वहाँ से हटा देने का नियम रखते हैं। अब प्रश्न ये है कि सही कौन है, हम या वे? अगर आप मॉरल रियलिस्ट है तो शायद आपका उत्तर होगा कि दोनों में से कोई एक गलत होगा, क्योंकि अगर वस्तुनिष्ठ नैतिक सत्य मौजूद है तो हर सभ्यता, हर ग्रह, हर बुद्धिमान प्रजाति के लिए वही सत्य लागू होंगे। जैसे ग्रेविटी पृथ्वी पर काम करता है और किसी दूसरे ग्रह पर भी वैसे ही काम करता है, वैसे ही नैतिक सत्य की सार्वभौमिकता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मॉरल एंटी रियलिस्ट है तो आप शायद कहेंगे कि शायद दोनों ही अपने अपने संदर्भ में सही है। उनकी जीव विज्ञान अलग है, उनका विकास अलग हुआ, उनकी सामाजिक संरचना अलग है, इसलिए उनकी नैतिकता भी अलग होना स्वाभाविक है। फिर यदि कोई अंतिम न्यायाधीश तुम्हें नहीं मिलता है तो ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न भी जन्म लेता है, क्या दोनों सही हो सकते हैं? अगर हम दोनों को सही मान ले तो फिर नैतिक असहमति का अर्थ क्या रह जाता है? और अगर दोनों सही नहीं हो सकते तो फिर दोनों गलत भी नहीं हो सकते। क्या ये संभव है कि हम और वो एलियन सभ्यता दोनों अपनी अपनी नैतिक अवधारणाओं के भ्रम में जी रहे हो? और अगर ऐसा हो तो क्या सही और गलत केवल ऐसे शब्द है जो हमारी प्रजाति ने अपने अस्तित्व को व्यवस्थित करने के लिए ही बनाए हो? या फिर हम दोनों किसी ऐसे नैतिक सत्य की समझने या उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे अभी तक पूरी तरह से कोई समझ ही नहीं पाया? जरा और गहराई में सोचते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर कोई हमसे असहमत है तो वह गलत होगा, लेकिन अगर उसकी पूरी जीव विज्ञान, पूरी मनोविज्ञान और पूरी सभ्यता ही अलग हो तो क्या वही नैतिक नियम उस पर लागू होंगे जो हम पर होते हैं? और अगर नहीं तो क्या नैतिकता वास्तव में उतनी सार्वभौमिक है जितना हम सोचते हैं? शायद सबसे ईमानदार उत्तर यही है कि हम अभी निश्चित रूप से ये नहीं जानते, और यही इस पूरी
चर्चा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। फिलॉसफी हमें ये नहीं सिखाती कि क्या सोचना है, वो हमें सिखाता है कि कैसे सोचना है। वो हमें विश्वासों को तोड़ना सिखाता है ताकि हम उन्हें दोबारा अधिक गहराई और अधिक ईमानदारी के साथ समझ सकें। इसलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि मॉरल रियलिज्म सही है या मॉरल एंटी रियलिज्म, बल्कि ये है जब तुम्हारे सबसे गहरे नैतिक विश्वासों को चुनौती दी जाती है, तब भी क्या तुम ईमानदारी से उसके बारे में दोबारा सोचने की समझ रखते हो, दोबारा सोचने का साहस रख पाते हो। शायद यहीं से वास्तविक यानी कि रियल फिलॉसफी शुरू होती है। तो आज की इस पूरी यात्रा में हमने फिलॉसफी के सबसे पुराने, सबसे कठिन और शायद सबसे असहज प्रश्नों को एक समान, एक रूप में अपने सामने रखकर समझा और उनका सामना किया। क्या सही है और क्या गलत, और क्या ये सारे ब्रह्मांड के हिस्सा है या फिर केवल इंसानी दिमाग की बनाई हुई अवधारणाएं हैं। हमने देखा कि मॉरल रियलिज्म एक शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि कुछ नैतिक सत्य है जो हमारी राय, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, यहाँ तक कि पूरी मानव सभ्यता से भी स्वतंत्र है। जिस तरह 2+2 हमेशा 4 ही होता है और पृथ्वी हमेशा सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी तरह कुछ नैतिक सत्य भी हमेशा सत्य रहते हैं। अगर पूरी दुनिया किसी दिन ये मान ले कि निर्दोष लोगों को मार देना सही है, तो ये बात गलत ही रहेगी। यहीं पर मॉरल रियलिज्म एक गहरी नैतिक मजबूती की बात करता है। यही कारण है कि जब हम जनसंहार, गुलामी या बच्चों के साथ अत्याचार जैसी घटनाओं को देखते हैं, तो हमारे भीतर सहज रूप से भावना आती है कि ये सिर्फ मुझे बुरा नहीं लग रहा, ये वास्तव में गलत है। लेकिन दूसरी ओर मॉरल एंटी रियलिज्म भी एक ईमानदार चुनौती देता है। वो पूछता है कि आखिर वस्तुनिष्ठ सत्य कहाँ है? क्या हमने कभी उसे देखा है? क्या किसी प्रयोगशाला में उसकी खोज हुई? क्या किसी दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी में उसकी अच्छाई या बुराई को खोजा है? या फिर केवल हम अपनी भावनाओं, अपने विकास क्रम और अपनी सामाजिक परंपराओं को ही वस्तुनिष्ठ सत्य समझ बैठे? यही कारण है कि एंटी रियलिज्म बहुत लोगों को भौतिक रूप से ईमानदार लगता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ किसी रहस्यमय की बात नहीं करता, बल्कि नैतिक सत्ता की स्वीकृति की बात करता है। यहाँ उसके पक्ष में स्पष्ट प्रमाण दिखाई नहीं देते और शायद यही इस बहस की सबसे सुंदर बात है। दोनों पक्षों की आपस में मौजूद तर्क है, दोनों के पास मौजूद फैक्ट्स है, दोनों एक दूसरे की कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं और दोनों अभी तक फिलॉसफी में पूरी तरह पराजित भी नहीं हो पाए। इसलिए आज का उद्देश्य आपको किसी एक पक्ष में खड़ा करना बिल्कुल भी नहीं था, ना ही ये बताना था कि कौन सी फिलॉसफी रियल है या अंतिम ट्रुथ है। लेकिन उद्देश्य केवल इतना था कि जब अगली बार आप सही या गलत की ओर देखें या किसी को सही या गलत शब्द बोले, तो एक पल के लिए ये रुक कर सोचे कि क्या मैं किसी वस्तुनिष्ठ सत्य की बात कर रहा हूँ या केवल अपने सबसे गहरे मानवीय अनुभवों को शब्द दे रहा हूँ। शायद इसका उत्तर हर व्यक्ति के पास अलग ही होगा और हो सकता है फिलॉसफी में ये सबसे ईमानदार स्थिति हो। इसलिए अब फैसला मैं नहीं करूँगा, फैसला आप करेंगे। क्या आपको लगता है कि नैतिकता वास्तव में ब्रह्मांड का एक वस्तुनिष्ठ सत्य है या सिर्फ मानव चेतना यानी इंसानी विकास की क्षमता का और संस्कृति या इंसान के विकास की सबसे जटिल रचना है? सोचिए, क्योंकि शायद इस प्रश्न का सही उत्तर तय करना ही आपको मानवता और पूरे ब्रह्मांड को एक नज़र में देखने की क्षमता देगा। आई होप ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को उन सब दोस्तों को शेयर करना जिन्हें फिलॉसफी में और मनोविज्ञान जानने में रुचि है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद।